हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज अपना है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अपन आज किसके बारे में बात करेंगे? समांतर क्रम। तो जैसे श्रेणी क्रम में अपन ने पढ़ा था कि अगर प्रतिरोध एक के बाद एक सीधे लाइन में जुड़े हुए हैं तो अपन उसको क्या बोले थे? श्रेणी क्रम। साथ में क्या होता है? श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है? प्रतिरोध के अंदर बहने वाली धारा का मान क्या होता है? समान, और विभव का मान क्या होता है? अलग अलग। प्रत्येक के सिरों पर अलग वोल्टेज होता है। समांतर में क्या होंगे? प्रतिरोध ऐसे एक दूसरे के बराबर जुड़े रहते हैं। जैसे भाई रेलवे की पटरी है ना, वो समांतर क्रम का उदाहरण है। ऐसे ऐसे अपन एक दूसरे के समांतर क्रम का संयोजन देख सकते हैं। ठीक। अब जैसे अपन ने कह दिया कोई R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है जिनका संयोजन क्या है? समांतर क्रम। अब देखो इसके अंदर क्या है। जैसे मान लो कि ये बिंदु को नाम अपन ने ए दे दिया, इस बिंदु का क्या नाम दे दिया? बी। और यहां से अपन ने इसको परिपथ में क्या जोड़ दिया? एक बैटरी जोड़ दी। तो देखो आप कंपेयर करना श्रेणी और समांतर को, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये बैटरी का प्लस सिरा, ये माइनस, यहाँ पर एक कुंजी और लगा देते हैं। भाई सर्किट में कुंजी की एक महत्ता अलग होती है। ये के हो गया, ये आपका वी वोल्टेज की बैटरी जुड़ गई। अब यहाँ से मान लो करंट आई प्रवाहित हुई, प्रवाहित होते हुए बिंदु ए पर पहुंचे। बिंदु ए पर जाने के बाद में करंट के साथ दिक्कत है क्या? कि इसको ए बिंदु के आने के बाद में इसको जाने के तीन रास्ते हैं। भाई R1 में जाऊं, R2 में जाऊं या R3 में। तो करंट क्या है? इन तीनों रास्तों में कुछ ना कुछ अपना हिस्सा या उसका कुछ भाग प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित हो जाता है। तो जैसे इसमें कोई I1 मान ले, इसमें कोई I2 मान लो, और इधर क्या मान लो? I3। यहाँ पर I करंट आई, और I करंट ने क्या हुआ? तीन भागों में विभाजित हो गई। R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3। और ये आकर B बिंदु पर वापस इधर से आपकी I1 आ गई, इधर से कौन आया? I2, इधर से I3, और सारे यहाँ पर आकर मिलकर आपका रिजल्टेंट वापस क्या बन जाएगी? I। मतलब क्या हुआ कि समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान अलग अलग होता है। अब देखो श्रेणी में क्या पढ़ा था आपने? श्रेणी में कहा था आपने कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है? एक समान। और समांतर में अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या है? अलग अलग है। लेकिन मुख्य बात देखो आप, तीनों का निवेशी बिंदु कौन है? ए। तीनों का निर्गत बिंदु कौन है? बी। तीनों के लिए देखो R1, R2, R3 तीनों कहाँ जुड़े हुए हैं? ए पर। मतलब यहां से करंट प्रवेश करेगी तो R1 में भी इसी बिंदु ए से एंटर करने वाली है, R2 में भी एंटर यहां से करेगी, R3 में भी एंट्री यहीं से करेगी। और आपके देखो यहां से वापस आकर बी बिंदु पर तीनों से निर्गत हो रही है। तो तीनों प्रतिरोधों का निवेशी बिंदु और तीनों प्रतिरोधों का निर्गत बिंदु एक ही जगह है, और इस कारण इनके बीच में यदि अपन विभवांतर निकालें तो वो तीनों के लिए क्या आएगा? कॉमन आएगा, समान आएगा। और किसके बराबर होगा? बैटरी के बराबर ही, क्योंकि बैटरी तो इस सिरे पे जुड़ी है और देखो इधर से यहाँ जुड़ी है। तो आपके R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। इस कारण तीनों का निवेशी बिंदु एक है, तीनों का निर्गत बिंदु एक है, और साथ में अपन क्या कह सकते हैं? इनके तीनों के सिरों पर पतित वोल्टता का मान भी क्या होगा? एक समान होगा। तो अपन दूसरी बात क्या कह सकते हैं? समांतर क्रम में विभव का मान, विभवांतर कह दो, विभवांतर का मान सभी प्रतिरोधों के लिए समान होता है, तो ये अपनी श्रेणी और समांतर का विभेद पता लग गया कि श्रेणी क्रम में धारा नियत रहनी, समांतर में विभव नियत रहना। श्रेणी के अंदर क्या है? विभव का मान अलग अलग होना, और समांतर में धारा का मान अलग अलग होना। ये दोनों का डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या हो गया? श्रेणी क्रम के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध का निवेशी सिरा और निर्गत सिरा अलग अलग होता है। समांतर में सभी का निवेशी सिरा एक जगह आएगा
और सभी का निर्गत सिरा भी एक जगह आएगा। ये एक सामान्य सा अंतर है श्रेणी क्रम, क्योंकि देखो श्रेणी में ऐसा ही तो था, जैसे आपने ये R1 R2 और R3 ऐसे जोड़ दिया आपने, मान लो यहाँ पर ये ऐसे मान लें, पर यहाँ से करंट आई ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो देखो करंट सबके अंदर सेम रहने वाली है, क्योंकि करंट को विभाजन के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। विभाजन कब हो, जब आपके सामने परिपथ का ऑप्शन बने ना भाई, इधर जाए कि इधर जाए, इसमें कुछ होता ही नहीं है, सीधा लाइन से जाना, लाइन से वापस आ जाना, तो इसमें तो धारा नियत रहती है। लेकिन अपन जानते हैं इन सब के लिए क्या है, जैसे इसके लिए ये ए बिंदु निवेशी, तो इसका क्या था ये बी निर्गत, ऐसे सी के लिए बी क्या हो गया निवेशी, सॉरी R2 के लिए, और यहाँ क्या हो जाएगा C निर्गत, R3 के लिए C निवेशी, यहाँ पर क्या मान लेंगे कोई D। तो श्रेणी क्रम के अंदर तो उल्टा था, धारा कांस्टेंट नियत, वोल्टेज अलग अलग। यहाँ पर आपने V1 मान लिया था, यहाँ पर कोई V2 माना था, इसके सिर ऊपर इस पर क्या माना था V3। समांतर में क्या होता है, विभव नियत धारा अलग अलग, श्रेणी में धारा नियत विभव अलग अलग। ये दोनों का मुख्य अंतर है, ठीक है। अगर अपन समांतर क्रम के अंदर अगर अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना चाहें, किसका, समांतर का, कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आपने ये ऐसे 3 प्रतिरोध जोड़ रखे हैं समांतर क्रम में, ये तीनों अपन जोड़ दें। इसका नाम आपने R1 R2 R3, और यहाँ से आपने कोई बैटरी को जोड़ा, और ये सिरा आपका A है, इस सिरे को क्या दिया B, ये V, यहाँ कोई कुंजी K है। तो अपन जान रहे थे इसके अंदर करंट क्या थी, I1, R2 में I2 और इसमें I3, ऐसे आपने धारा विभाजन किया। तो परिपथ की कुल धारा कौन है, I धारा बिंदु A पर गई, I1 I2 और I3 में विभाजित हो गई, और बिंदु B पर वापस आकर संयोजित होकर अपने को क्या मिल गई, I मिल गई। तो अपन ऐसा कह सकते हैं परिपथ से कि I = I1 + I2 + I3, कि अपने परिपथ के में जो कुल धारा वो किसके बराबर है, I के। I का एक भाग किस में जा रहा है, I1 R1 प्रतिरोध में, एक भाग I2 R2 प्रतिरोध में, तीसरा भाग I3 किस में है, R3। तो अपन कह सकते हैं कि I कुल धारा के 3 भाग हो गए, I1 I2 और I3। अब क्या करेंगे, अब अपन ओम के नियम के अनुसार कहेंगे I को क्या लिख सकते हैं, V/R। तो I1 क्या होगा, V/R1, I2 क्या हो जाएगा, V/R2, I3 हो जाएगा V/R3। क्यों, क्योंकि A और B के बीच में वोल्टेज तीनों के लिए क्या रहने वाला है, समान, क्योंकि समांतर क्रम में विभव का मान क्या रहता है, कांस्टेंट। तो I तो V/R ओम के नियम से लिख सकते हैं अपन, I1 V/R1, I2 V/R2, I3 V/R3। क्यों, क्योंकि वोल्टेज तो कॉमन है, लेकिन प्रतिरोध का मान क्या है, अलग अलग है। अब अपन क्या करें, अब आप क्या करें, V कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये आपका क्या आ गया, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध 1/R1 + 1/R2 + 1। अगर n प्रतिरोध होते तो क्या लिखते आप, 1/R = क्या लिखते हैं, 1/R1 + 1/R2 + डेश कहाँ तक चला जाता, 1/Rn तक। अगर n प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन होता, तो अगर आप इस संयोजन को देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों को यदि हम योग करेंगे, कैसे करना पड़ेगा, 1/में 1/R1 1/R2 + 1/R3। तो उस स्थिति में आपके परिपथ का प्रतिरोध कम प्राप्त होने वाला है, परिपथ का क्या प्रतिरोध कम प्राप्त होने वाला है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में के अंदर क्या था, प्रतिरोध का मान हमें क्या प्राप्त होने वाला है, कम, और श्रेणी क्रम में क्या था, ज्यादा। देखो श्रेणी समांतर में क्या हुआ, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + डेश 1/R1, और श्रेणी में क्या था, श्रेणी क्रम में R = R1 + R2 + डेश Rn। तो इन दोनों तुल्य प्रतिरोधों के समीकरणों को अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि श्रेणी के अंदर प्रतिरोध का मान ज़्यादा है, समांतर में प्रतिरोध का मान कम है। इस कारण श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जब भी आपको अगर संयोजन करना हो, और अपन जानते हैं कि किसी भी परिपथ का जितना प्रतिरोध कम होगा वहाँ पर विद्युत खर्चा उतना ही कम आना है,
क्योंकि प्रतिरोध के सिरों पर तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत खर्च होनी है। इस कारण अपने घरेलू परिपथ जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, घरेलू परिपथ जो घर में आप जो भी संयोजन है घरेलू परिपथ है वो क्या होते हैं, समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। ठीक है, संयोजित होते हैं। ध्यान रखिएगा, घरेलू परिपथ किस में होते हैं, समांतर क्रम के अंदर। और श्रेणी क्रम संयोजन अपने को कोई भी प्रभावी अच्छा संयोजन नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोध का मान क्या होने वाला है, ज़्यादा, और प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा तो विद्युत खर्चा भी ज़्यादा आएगा। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन के आपके कुछ उदाहरण आपको दैनिक जीवन में मिल सकते हैं, खासकर शादी विवाहों के अंदर जो टेंट के अंदर संयोजन करते हैं ना, वो सब श्रेणी क्रम में ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वायरिंग कम होती है, तार कम काम में आता है। क्योंकि अपन जैसे भाई यहाँ से एक तार लेके चले गए आप ऐसा कैसा, दूसरा यहाँ पर ले गए, यहाँ पर एक आपने पहला बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ पर दूसरा बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ पर तीसरा लगा दिया और यहाँ पर चौथा लगा दिया। तो आप देखो तार, एक तार तो कॉमन हो गया और दूसरे तार में आपने सारी युक्तियाँ जितनी भी हैलोजन कुछ भी लगाने हैं वो आप लगा लेंगे। तो इसमें आपको क्या होगा, वायरिंग कम करनी पड़ती है, तार कम लगता है। और वो क्या होता है, एक तरह से भाई शादी विवाह के अंदर क्या होते हैं, टेम्परेरी कनेक्शन करते हैं अपने एक टाइम के लिए, तो उस कंडीशन में ऐसा करते हैं। अगर इसकी बजाय आप समांतर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से आपको एक बल्ब लगाकर यहाँ तक कनेक्शन करना पड़ता, ये वायर चलता। दूसरा और करते तो यहाँ से लेके आते, ऐसे 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 करना पड़ता। तो समांतर क्रम के अंदर तार का उपयोग क्या होता है, ज़्यादा। श्रेणी क्रम में तार का उपयोग क्या होता है, कम। लेकिन आपके घरेलू परिपथ किस में होने हैं, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में संयोजन के उदाहरण मैंने आपको एक बताया, शादी विवाह में टेंट वाला एग्जाम्पल है। बाकी ज़्यादातर अपन दैनिक जीवन में समांतर क्रम को ही यूज़ करते हैं, श्रेणी को नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में अपन इन पे आधारित क्वेश्चन करना सीखेंगे। भाई क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे परिपथ की धारा पूछ सकता है, परिपथ में किसी भी प्रतिरोध के अंदर बहने वाली धारा, किसी प्रतिरोध के सिरों पर कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है उसके बारे में, कुल प्रतिरोध पूछ ले, कुल धारा पूछ ले। ऐसा है, इसलिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल ऐसे करके बता दूंगा कि भाई ऐसा है तो आप ऐसा सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।